हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है हर्ष पाटिल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। ठीक है, ये वाला लेक्चर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, जिसमें मैं आपको आज के उसमें रिएजेंट्स बताऊंगा, कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज होने वाला, साथ में प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में अपन लोग क्या समझेंगे, प्रोसीजर समझेंगे, स्टेप्स ऑफ ईडीटीए मेथड, और साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको इस आंसर को, अगर थ्योरी में आता है ये क्वेश्चन, तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको बेसिक टर्म बताऊंगा। ठीक है, बेसिक चीजें बताऊंगा प्रैक्टिकल के नजरिए से कि क्या क्या ये इसके पॉइंट, और जैसे ईडीटीए मेथड क्या होता है, ईबीटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, उसके बाद बफर सॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज देखेंगे और इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। जिसके बाद आपको अगर प्रोसीजर पे आप जंप करेंगे, वो थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर हुई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आप सेकंड वीडियो पे जंप करना, उसको देख लेना, आपका ईडीटीए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरह से आपको और यूट्यूब वीडियोस में पढ़ाया गया है या कॉलेज में पढ़ाया गया है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप ये वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके दिमाग में बैठ जाए, और अगर आपको प्रैक्टिकल में लिखना है आप आराम से लिख पाए, आपको एक अप्रोच पता हो कि इसको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरह से लिखना है, वो चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पार्ट 1 में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, पार्ट 1 में अपन देखने वाले हैं इसका रिएजेंट कौन कौन से यूज होने वाले हैं, और साथ में इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर ईडीटीए मेथड क्या होता है और हार्डनेस को ईडीटीए मेथड की मदद से किस तरह से रिमूव किया जाता है, वो चीज अपन देखते हैं, है ना। ईडीटीए का दूसरा नाम भी है, जैसे क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। अब ये क्या है, अपन को एग्जाम में पैनिक नहीं होना है अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड क्या होती है। ठीक है, तो इससे वही चीज लिखनी जो अपन ईडीटीए में पढ़ रहे हैं, ये ईडीटीए का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम में आया है इस तरह का क्वेश्चन, और यही करके आया था, ईडीटीए की जगह उसने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड पढ़ दिया था। ठीक है, या 2020 या 2021 के पेपर में या 2022 के पेपर में आया था। ठीक है, उसी में ये बच्चे कंफ्यूज टाइप के हो गए थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि ईडीटीए मेथड को कॉम्प्लेक्स, तो ये चीज को थोड़ा दिमाग में रखना है अपन को कि उसके दूसरे नाम से भी उसको क्या बुलाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ईडीटीए मेथड को अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्री या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं। चलिए तो आप देख लेते हैं इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज होने वाला। सबसे पहला जो है वो है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड, जहां पे भी आपको लिखा आ जाए स्टैंडर्ड, उसका मतलब ये होता है कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू अपन को पता है, उसकी वैल्यू अपन को पता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपन को दिया हुआ है। जैसे अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनाता है और पूछता है कि इस हार्ड वाटर की स्ट्रेंथ ये है, तो किस तरह से देगा, 1 ग्राम पर लीटर या 0.5 ग्राम पर लीटर, दिस इज अ स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको स्ट्रेंथ जो है वो पहले ही गिवन दे दी जाएगी। अब इसको किस तरह से पढ़ते हैं, 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम ऑफ CaCO3, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नॉन एज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को एग्जाम में दी रहेगी। अभी आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, अभी मैं बस रिएजेंट के नाम बता रहा हूं। जब मैं आपको आगे प्रिंसिपल करूंगा, प्रिंसिपल बताऊंगा, और उसके बाद जब प्रोसीजर बताऊंगा और जब कैलकुलेशन करेंगे, तब अपन को बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही होगी। अभी बस बेसिक समझ लेते हैं ये सारे जो टर्म यूज हो रहा है वो क्या होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आप हार्ड वाटर समझ आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रिएजेंट की तरफ, जिसका नाम है ईडीटीए। ईडीटीए का फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर अपन को फॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि ईडीटीए क्या होता है, टाइट्रेशन करने के काम आता है। जैसे सबसे पहले जो अपना प्रोसीजर रहता है उसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में अपन क्या मिलाते हैं, बफर सॉल्यूशन, जिससे उसका पीएच जो है वो मेंटेन रहे 10 पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ईबीटी मिलाएंगे। जैसे ही अपने पास स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो रहता है और ईबीटी जब उसके साथ मिलता है, तो मेटल आयन के साथ जब ईबीटी मिलता है तो एक वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है, वो कौन सा रहता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ईडीटीए जो रहता है इससे अपन उसको टाइट्रेट करते हैं, मतलब जो अपने पिपेट रहता है, ठीक है, और अपने पास जो फ्लास्क रहता है, ठीक, कॉनिकल फ्लास्क रहता है जिसमें अपना सॉल्यूशन रहता है, तो पिपेट से क्या करेंगे अपन लोग, उससे उसको खोलेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे। जब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक जो अपना वाइन रेड कलर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे ही ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए अपन उसको बंद कर देंगे और उस पर वैल्यू नोट करेंगे कि आखिर ईडीटी क्या है। तो इसीलिए यूज होता है, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जो टाइट्रेट करने के काम आता है। ठीक है, आई होप सो समझ लिया होगा आखिर ईडीटी क्या होता है ना। अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि इसके नाम से अपन इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे इथाइलिन क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाइअमीन, अमीन आयन क्या होता है, NH2, और डाई का मतलब 2,
तो एक अमीन आयन इधर लग गया और एक अमीन आयन इधर लग गया, हाइड्रोजन की जगह खाली छोड़ दी क्योंकि अपन को उसमें क्या लगाना है, टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, मतलब चार एसिटिक एसिड। पहला एसिटिक एसिड इधर लगा दिया, जो हाइड्रोजन की जगह खाली छोड़ी थी वहां पे पहला एसिटिक एसिड लगा दिया, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अपना बन गया EDTA का स्ट्रक्चर, ठीक है। पर क्या होता है, ये वाला जो डायरेक्ट इसको अपन लोग जो प्रोसीजर है उसमें यूज नहीं कर सकते। इसका एक रीजन है, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। क्या, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, इसलिए अपन उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसको पहले अपन बनाते हैं डाइसोडियम सॉल्ट EDTA बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको जो है प्रोसीजर में यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल है कि जो अपनी ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन मतलब या तो अपन यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है, यहां और यहां पे लगा सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, या सेकंड और थर्ड पोजीशन पे अपन इसको लगा सकते हैं सोडियम के आयन को, जिससे अपना जो है या जो EDTA है वो बन जाता है डाइसोडियम EDTA, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक सोडियम आयन इधर लगाया और एक सोडियम आयन इधर लगाया है, जिससे जो अपना ये स्ट्रक्चर है ये क्या बन चुका है, डाइसोडियम EDTA, ठीक है। या तो आप इसको फर्स्ट और फोर्थ में लगा सकते हैं, मैंने सेकंड और थर्ड में लगा दिया, जिससे अपना ये डाइसोडियम EDTA बन गया। इसको ट्रांसपोजिशन पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि तभी एक स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब जो एक बैलेंस बनाना हो गया तभी ये क्या है, स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए अपन इसको ट्रांसपोजिशन पे लगाते हैं। तो वही मैंने ट्रांसपोजिशन लगाया, तो जो ये अपना EDTA है ये बन गया अपना डाइसोडियम EDTA, और ये होता है कंप्लीटली सॉल्युबल वाटर में, जिससे अपन प्रोसीजर में जिसको यूज करते हैं। तो आई होप सो आपको EDTA पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये आप साथ में इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा और साथ में ये स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर थर्ड रिएजेंट अपना जो है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन जो यूज होता है वो होता है जो पानी की pH है, पानी की जो pH वैल्यू उसको 10 पे मेंटेन करने के लिए। अब ये पानी की वैल्यू को 10 पे मेंटेन करना क्यों रहता है, इसका जो कनेक्शन जुड़ा है वो है अपना इंडिकेटर से, जिसका नाम है EBT या फिर इरियोक्रोम ब्लैक टी, जो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या रहता है कि जो अपना हार्ड वाटर है, जब वो EBT के साथ जैसे किस तरह से होता है, एक अपना कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें हार्ड वाटर फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बफर सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, जिससे वो पानी की जो वैल्यू है वो 10 पे मेंटेन रहे। उसके बाद EBT जो इंडिकेटर है अपना, उसके 1 to 2 ड्रॉप्स जैसे ही डालते हैं, और जो हार्ड वाटर या मेटेलिक आयन जो उसमें रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके साथ जैसे मिलता है तो वो एक बाइनरी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर अपन टाइट्रेशन करते हैं। अगर उसकी पानी की pH वैल्यू 9 से कम रही तो वो कौन सा फॉर्म करेगा, रेड कलर, ठीक है। अगर पानी की वैल्यू 9 और 11 के बीच में रही तो वो कौन सा फॉर्म करेगा, ब्लू। अगर पानी की वैल्यू जो pH है वो अबाव 11 रहा तो उसकी जो कौन सा कलर फॉर्म करेगा, ऑरेंज, ठीक है। तो वही है कि अपना जो वाइंडेड कलर है, अगर रेड में जाएगा, वाइंडेड कलर रेड में जाएगा, तो अपन आराम से उसको डिस्टिंग्विश या फिर क्या रहता है, उससे कन्वर्ट हो रहा है या पहचान नहीं पाएंगे। सिंपल भाषा में बोलूँ तो पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। वाइंडेड कलर अगर रेड में कन्वर्ट होगा तो अपन उसको पहचान नहीं पाएंगे। अपन को कैसे पता चलेगा, आप ही देखिएगा वाइंडेड कलर और रेड कलर को कैसे एक दूसरे से पहचान पाएंगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। और अगर वाइंडेड कलर ऑरेंज कलर में भी होता है तो अपन को उसको अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे। पर अगर वाइंडेड कलर ब्लू में हो गया, जो उसका ऑपोजिट है, तो अपन उसको आराम से पहचान लेंगे और अपना EDTA जो है उसकी कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू की, इतनी जो वैल्यू है उस पर अपना ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि बफर सॉल्यूशन को pH वैल्यू 10 पे मेंटेन करवाते हैं, जिससे अपना जो पानी की pH है वो 9 to 11 पे रहे, जिससे अगर वाइंडेड कलर ब्लू कलर में जाता है तो अपन उसको आराम से पहचान लें। तो आई होप सो आपको ये चार जो अपने रिएजेंट्स है वो बहुत अच्छे से यूज हो गए होंगे। और फिफ्थ जो रिएजेंट अपन लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, वाटर सैंपल। एक वाटर सैंपल जिसकी हार्डनेस अपन को मालूम करनी है, ठीक है। एक पानी दे देंगे जिसकी अपन को हार्डनेस निकालनी है कि आप बताइए इसकी हार्डनेस क्या है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पांचों जो अपने रिएजेंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला जो अपना रिएजेंट है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, जिसकी स्ट्रेंथ अपन को पता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो EDTA, ठीक है, EDTA सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड जो है वो है अपना बफर सॉल्यूशन, और फोर्थ है अपना इंडिकेटर जो है EBT और इरियोक्रोम ब्लैक टी। और उसके बाद फिफ्थ जो है एक वाटर सैंपल जिसके अपन को हार्डनेस निकाल लिए, ठीक है। तो आप इन पांचों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इन पांचों को समझ गए होंगे कि आखिर क्या क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने किसके, प्रिंसिपल की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर प्रिंसिपल क्या है इसका, कि अपन ने जो रिएजेंट देखे हैं उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसका प्रिंसिपल होगा, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बस प्रिंसिपल एक समझाने के उससे बताया है, ठीक है,
है कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन सारी चीज़ों को एक बार लिखावट की फॉर्म में, कि अगर एग्जाम में लिखना है तो लिखने की फॉर्म में किस तरह से होता है वो चीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अपन एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें हार्ड वाटर को फिल करेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर डालने के बाद उसमें बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे। बफर सॉल्यूशन मिलाने से क्या होगा कि अपना जो वो पानी का पीएच है वो 10 पे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना हार्ड वाटर है उसमें क्या करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप्स ईबीटी इंडिकेटर के डालेंगे, जिससे क्या है वो पानी का कलर जो हो जाएगा वाइन रेड कलर का। ठीक है, क्योंकि वो मेटल आयन के साथ अगर ईबीटी मिल जाता है तो वाइन रेड कलर का कलर फॉर्म करता है। जैसे ही अपना वाइन रेड कलर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, अपन ईडीटीए से टाइट्रेशन करेंगे। ईडीटीए खोल देंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे, मतलब मिलाएंगे। ठीक है, जब तक वो जो सॉल्यूशन है वाइन रेड कलर का वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे ही ब्लू में कन्वर्ट होता है तो अपन उसकी जो वैल्यू है कितने पे अपना, फिर उसको बंद कर देंगे ईडीटीए वाले को, और फिर देखेंगे कितने पे अपना ईडीटीए ये कन्वर्ट हुआ किसमें, वाइन रेड से ब्लू में। ठीक है, उस वैल्यू को अपन नोट करना है। इसी तरह तीन बार करेंगे। एक बार अपन ने इससे कर लिया, उसके हार्ड वाटर से कर लिया, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड बार एक और बार करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, वाटर सैंपल लेंगे, उसको भी सेम प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद बॉइल्ड वाटर सैंपल लेंगे, उसको भी सेम तरह से करेंगे। ठीक है, फिर तीनों की वैल्यू को नोट करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसीजर करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब अपन इसमें देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल में हार्ड वाटर कंटेन्स क्या क्या रहते हैं, 2 सॉल्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट रहते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में। तो सबसे पहले क्या करना है, हार्ड वाटर को जो उसका पीएच है उसको मेंटेन करवाना है 10 पे, जिसके लिए यूज करना है अपन को बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जैसे यूज करेंगे, जो अपना पानी का पीएच है वो 10 पे मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही अपना पानी का पीएच 10 पे मेंटेन हो जाए, ठीक है, तो और ये अपना जो हार्ड वाटर है जिसमें कंटेंट रहते हैं क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, उसमें क्या करना है, 1 to 2 ड्रॉप्स डालनी है ईबीटी की। जैसे अपन लोग डालेंगे 1 to 2 ड्रॉप्स ईडीटी की, तो ये एक क्या है, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जो होता है Ca2+ EBT या Mg2+ ABT। ठीक है, ये एक लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिसका कलर जो होता है वो होता है अपना वाइन रेड कलर का। ठीक है, अब ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें EDT के साथ टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, अपना लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है EBT, तो क्या करेगा EDT इसको हटा के इसकी जगह खुद लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे CaCO3 EDTA की जगह लग गया, इसमें भी EDT की जगह लग गया, और जो EBT है ये अपना बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो और इसके बाद जो अपने जो बनेगा सॉल्यूशन, जो बनेगा वो बनेगा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और इसका जो कलर होगा वो होगा कलरलेस। ठीक है, और जो अपना EBT बाहर निकला है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। वही चीज़ जो बताई थी पहले मैंने आपको। ठीक है, रिएजेंट में ही बताई थी शायद, है ना। रिएजेंट में देख लेते हैं। जो अपना मेटेलिक आयन है ये अगर कन्वर्ट होता है, इसका पीएच अगर 9 to 11 रहता है, तो वो कौन से कलर में होगा, ब्लू कलर में। तो वही चीज़ हुई लास्ट में जब EDTA को मिक्स करवाया है। ठीक है, EDTA को मिक्स करवाया है, तो और जब EBT बाहर निकल गया है तो उसका जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो गया है। ठीक है, जिससे अपना जो सॉल्यूशन है पूरा वो कौन से कलर का हो गया, ब्लू कलर का। ठीक है, यही चीज 3 बार करनी है। ये अपना बेसिक प्रिंसिपल बता दिया कि किस किस तरह से चीजें होगी। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन प्रोसीजर देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, कि एक बार स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से करके देखेंगे, उसके बाद सैंपल वाटर्स करके देखेंगे, उसके बाद अपन बॉइल्ड वाटर्स करके देखेंगे, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद एग्जाम में किस तरह से इस आंसर को लिखना है वो अपने नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको लिखा हुआ कैसा है वो चीज़ भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसको आप अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना, बाकी ये वाली चीज़ भी। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी ये अपने कुछ फ्री कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 to लेकर 7 यूनिट तक पूरी आपको यूट्यूब पर कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, और ये प्ले लिस्ट ऐसी रहेगी, इंजीनियरिंग फिजिक्स की हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को, या आगे जो भी हो, ये प्ले लिस्ट ऐसी रहेगी कि आप इसको पढ़ के कोई सा भी अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है आप उसको आराम से क्लियर कर लें। ठीक है, वही इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सचिन पढ़ा रहा है वो भी अपना कंप्लीटली फ्री रहेगा। उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपको इरफान भैया ने पूरा कंप्लीट करा के रखा। आप ऐप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 यूनिट इसके भी कंप्लीट है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये अभी
कंफर्म नहीं है कि ये पेड आएगा या फ्री रहेगा, ठीक है, ये आगे आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। और साथ में अपने कुछ पेड कोर्सेज भी है जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे पेड कोर्सेज हैं। अगर आपको कॉलेज में ऐसा जरा भी लगता है यार कि कॉलेज में अपन को प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और अपन को M2 या EG समझ में नहीं आ रही है या M1 भी समझ में नहीं आ रहे, तो अपन को क्या करना है, ऐप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए वहाँ से कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि इससे ये वाले इसमें तो फिर भी आप अगर थोड़ा ढील दे देंगे आगे चल के निकल जाएंगे, पर अगर आपने इसमें ढील दिया तो ये आपको 3rd ईयर तक खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी कुछ लोगों को फोन आए जो 3rd ईयर के हैं, उनसे अभी तक M2 नहीं निकला है, क्योंकि बहुत खतरनाक पेपर बना रहे हैं। और अगर ये सब्जेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपकी खुद थोड़ी भी क्लास छूट जाती है कॉलेज की, तो ये आपके सब्जेक्ट कहीं से निकलने वाले हैं। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटा रोज का देना होगा, वो भी पूरे 6 महीने तक, 1 सेमेस्टर तक, तभी आपके ये सब्जेक्ट निकलने वाले हैं, ठीक है। तो वही है कि अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कॉलेज में जरा भी डाउट लग रहा है कि यार ये नहीं निकल पाएंगे, तो अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको ऐप पे जाके कोर्स लेके सीधा पढ़ना स्टार्ट करना है। इसको आप थोड़ा सा भी डील मत देना कि मैं इसको 2nd ईयर तक, क्योंकि अगर बैक लग गई तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाता है इसको निकालना, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप ये नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।